हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील है और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पूरा कंप्यूटर। आज ये इस कंप्यूटर लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हमारी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के माध्यम से एक कंप्लीट कंप्यूटर का और एक डिटेल्ड कंप्यूटर का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। मैंने ऑलरेडी उसके 2 से 3 वीडियो डेमो ले चुका हूं और आज ये वीडियो डेमो लास्ट है। आप लोग इसके बाद में अगर इस कंप्लीट कंप्यूटर सीरीज को देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को आना होगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। और पहले 50 बच्चों के लिए 249 रुपए का कोर्स है ये। आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, उसके बाद में ये 500 रुपए का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप अपने वक्त के अनुसार इसे ले भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस वीडियो को। हाँ, एक बात बता देता हूं कि ये हमारा कंप्यूटर का जो डिटेल्ड कोर्स है किन किन एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। देखिएगा, मेरा पूरा फोकस जो है वो हरियाणा पुलिस के एग्जाम पे रहेगा। पहली बात, हरियाणा पुलिस में ही क्योंकि ज्यादातर मेंशन किया जाता है, उनके नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है 10-10 नंबर का कंप्यूटर। बाकी एचएसएससी के जितने भी एग्जाम आते हैं, बाकी जितने बैंक के एग्जाम है, चाहे वो पीजीटी स्क्रीनिंग का भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिनमें कंप्यूटर का सिलेबस मेंशन है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो एचएसएससी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ही ये कंप्यूटर का कोर्स वैलिड रहेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा। इतना लेवल एसएससी वाले एग्जाम वाले नहीं पूछते, जैसे कि प्रोग्रामिंग वगैरह लैंग्वेज है वो एसएससी रेलवे में कम आती है या बैंक में कम आती है। पर कोई बात नहीं, यहाँ बेसिक भी होगा और यहाँ एक हाई लेवल भी होगा। ये इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है प्यारे बच्चों। इसके बाद में नियमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मैं आप लोगों को स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे इस कोर्स को पूरा करवाऊंगा और 1 महीने के अंदर इस कोर्स को हम पूरा करने का अथक प्रयास करेंगे, यानी कि 20 जून से 20 जुलाई के बीच में। वो बात अलग है, कोई कारण हो गया, बहुत ज्यादा मजबूरी आन पड़ी तो 5-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। पर प्रयास यही रहेगा कि 20 जुलाई 25 जुलाई के आसपास आपको ये कंप्लीट जो है ना वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, जिसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद हो आने वाले एचएसएससी के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर करवाया था वो बाइनरी लैंग्वेज का था। अब मैं फिलहाल जो शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि आज से शुरू कर रहा हूं, ये पार्ट 1 है, यहां से शुरुआत है, क्योंकि ये डेमो भी है आप लोगों के लिए। आप इसे यूट्यूब पे भी देख पा रहे हैं, इसके बाद के लेक्चर्स आप यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे, इसके बाद के स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे होंगे। शुरुआत अगर कंप्यूटर की जाए तो सबसे पहली बात हमारे पास में आता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है ना भाई, इंट्रो पार्ट आता है। इंट्रो पार्ट का मतलब ये है कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आती है। ठीक है ना, सामान्य जानकारी। क्या सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर, बताइए। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ये कंप्यूटर शब्द है ना, ये कंप्यूटर शब्द ये कौन सी भाषा से लिया गया है और इस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, इसमें 2 वर्ड जुड़े हुए हैं। एक शब्द तो आता है COMPUT, कंप्यूट वर्ड आप लोग जो है अलग से जोड़ दीजिएगा, COMPUT। ठीक है, एक तो अलग जोड़ दिया और प्लस में ER आता है, ये टर बन जाता है कंप्यूटर। ये कंप्यूट वर्ड है बेटा, इस वर्ड का मतलब होता है गणना करना। ठीक है ना, इस शब्द का सीधा सा मतलब होता है गणना करना, यानी कि काउंटिंग करना। ठीक है, और ये पूरा कंप्यूटर बन जाता है तो इस ER का मतलब है करने वाली मशीन। ठीक है ना, क्या रहेगा जी? करने वाली मशीन। ऐसी कोई मशीन जो कि गणना करती है, ऐसी कोई मशीन जो गणना करती है, उसको आप कंप्यूटर कहते हैं। साधारण सी बात है, कंप्यूटर। अच्छा सर, ये कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी बता दीजिएगा, मतलब कौन सी लैंग्वेज का है ये। तो कंप्यूटर प्यारे बच्चों, भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, इसका आप लोग याद रखिएगा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। ठीक है ना, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक में कंप्यूटर का मतलब क्या है? तो ग्रीक में कंप्यूटर का मतलब भी यही होता है, गणना करना। ठीक है ना, गणना करना। गणना करना का मतलब क्या हो गया? काउंटिंग पर्पज हो गया आपका। इंग्लिश में इसे आप काउंटिंग कहेंगे, हिंदी में आप गणना करना ही कहेंगे इसे।
गुरुजी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलने वाले हैं? जो ये शब्द आपके बने हैं COMPUTER कंप्यूटर, इसको आप हिंदी में क्या बनाने वाले हैं? तो सर हिंदी में इसे कहा जाता है संगणक कहा जाता है। ये तो बात आप लोग सभी के सभी जानते ही जानते हो। एक नया नाम आपको बताता हूं जो पेपर में रिसेंटली राजस्थान के पेपरों में पूछा गया था, और वो है आपका नया नाम अभिकलित्र। क्या नाम कहा सर जी? अभिकलित्र। अब गुरुजी ये क्या नाम बता दिया आपने? ये नाम भी कंप्यूटर का हिंदी का ही है। तो आपको पेपर में अगर ये कंप्यूटर के अलावा संगणक मतलब पूछ ले, एसएससी ने तो इसे बहुत बार पूछ लिया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आंसर संगणक था। लेकिन अगर संगणक ऑप्शन में ना मिले तो आप अभिकलित्र पे भी जा सकते हैं। यही भी वही होता है जो गणना करता है, जो काउंटिंग करता है, जिसकी एक्यूरेसी होती है, जो आपका बहुत ही वर्सटाइल होता है, जो कभी थकता नहीं है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसी शब्द को या उसी की परिभाषा जो है ये अभिकलित्र देता है। ये बात आपको साधारणतः समझ में आ चुकी है। ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में ये बेसिक बात है। अब जब जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तब तब उसके अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में हम जिक्र करें तो कंप्यूटर के पार्ट में तीन चीज मेन है। मतलब मेन कंपोनेंट अगर आप पूछें कि सर कौन कौन से मेन मेन कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में मेन मेन आता है कंप्यूटर के अंदर सबसे जरूरी आता है बेटा इनपुट होता है एक, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा उसके अंदर होता है सीपीयू होता है एक, ठीक है। और तीसरा क्या होता है सर? तीसरा उसके अंदर मेन आपको मिल सकता है आउटपुट, मिल सकता है आउटपुट। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर आप ले लेना, इन तीनों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। बेसिक बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। बेसिक से बेसिक बात यह है कि कंप्यूटर में सबसे मेन कंपोनेंट इनपुट होगा, फिर सीपीयू होगा और आउटपुट होगा। इन तीनों से बेसिक कुछ हो नहीं सकता कंप्यूटर में। अब गुरुजी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इनपुट से तो मैंने सीपीयू को दिया इनपुट और मुझे सीपीयू ने प्रोसेस करके आउटपुट दे दिया होगा। ओके रिपोर्ट, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज इनपुट? इनपुट कहते किसे हैं? और क्या ये कोई सवाल बन सकता है? बिल्कुल ये सवाल है, ये बैंक एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार। इनपुट किसे कहते हैं? देखो इनपुट हमेशा कौन देता है? इनपुट देते हो या तो आप देने वाले हो या मैं देने वाला हूं। मैं अगर दे रहा हूं मेरे कंप्यूटर को कोई इनपुट तो मैं कौन बन गया? मैं यूजर बन गया। तो इनपुट हमेशा जो है ना बेटा वो देने वाला है एक यूजर के माध्यम से ही देने वाले हो आप लोग इनपुट। आउटपुट भी किसको मिलेगी? यूजर को ही मिलेगी जिसने इनपुट दी है। भैया आपने मुझे इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस कोर्स को परचेज किया, इनपुट दिया, मैंने इसको प्रोसेस में लगा के आउटपुट आप ही को तो दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो इनपुट हो गया आपका, ठीक है। सीपीयू ने प्रोसेस किया और आउटपुट को मिल गया। लेकिन एक बात थोड़ी ध्यान से समझिएगा आप लोग, इनपुट जब भी दी जाती है वो दी जाती है जो हमें समझ में आती है। हमें समझ में आने का मतलब क्या है कि आप लोगों को समझ में आती है हेलो हाई की हाई लैंग्वेज जैसी भाषा आप लोगों को समझ में आती है, और सीपीयू को वैसी भाषा समझ नहीं आती है। मैंने बाइनरी लेक्चर में भी थोड़ी बात आपसे बताई थी, अभी भी बता रहा हूं कि हमारे कंप्यूटर को ना एक ही भाषा समझ में आती है, और वो भाषा क्या है? जीरो और वन की भाषा है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज है। जीरो वन ही समझ में आता है कंप्यूटर को, इसके अलावा कुछ और समझ में आता नहीं है। तो भाई बात क्या करें कि हमें इनपुट से सीपीयू पे जाते टाइम पे क्या करना पड़ेगा? हमें एक प्रोसेस लगानी पड़ेगी। इस प्रोसेस का नाम आप क्या कहा करते हो? एनकोडिंग प्रोसेस होती है, ये एनकोडिंग की प्रक्रिया होती है। अब गुरुजी एनकोडिंग क्या हो गया बताओ? एनकोडिंग का मतलब बेटा ये है कि जो भी आपका डेटा है उसको आप जीरो वन में बदलने का प्रयास कर रहे हो। जैसे एग्जांपल से आपने यहां पे इनपुट में जो है ना एक वर्ड इनपुट किया है, क्या? राधे राधे। आपने एक वर्ड इनपुट किया है यहां पे इनपुट में। कंप्यूटर को राधे राधे समझ में नहीं आता, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा? कंप्यूटर को जीरो वन समझ में आएगा। तो इस इनपुट डिवाइस के थ्रू ही इसे कन्वर्ट करके सीपीयू को दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को एनकोडिंग कहते हो। और जो ये काम करता है ना, जो ये काम करता है उस सर्किट को आप एनकोडर कहा करते हो। क्या कहते हो उसको आप लोग? एनकोडर कहते हो। इनकी बातें और विस्तार से आगे आती रहेगी, ये बहुत साधारण है, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। भारत के दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर आता है तो आपको ये काम आएंगी चीजें, ठीक है ना। तो इनपुट है, इनपुट को एनकोडिंग किया, एनकोडर के माध्यम से किया।
अब सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, ठीक है ना, सीपीयू ने प्रोसेस किया, और सीपीयू ने प्रोसेस किया। आप यहां पे एक एग्जांपल इस राधे राधे के अलावा कुछ ऐसा ले सकते थे जिस जो आपको समझ में आए। जैसे एग्जांपल से आप लोग कह दिया आपने 2 प्लस में 3 लिख दिया आपने, ठीक है ना, ये एक इनपुट बना आपका कि 2 में 3 जोड़ दीजिएगा। सीपीयू ने क्या किया, 2 और 3 को 5 कर दिया। 5 किया इसने बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा था, उसमें मैंने बताया 1010 इस तरीके के नंबर होते हैं। 5 का बाइनरी नंबर मैंने आपको शेयर किया था, क्या होता है 0101। ये 5 का बाइनरी नंबर है। कैसे निकालते थे, 1 2 4 और 8, 4 और 1 5 होता है, तो ये 5 का बाइनरी नंबर। ऑफिशियली इसे आप 3 डिजिट में लिखते हो क्योंकि ऑक्टल नंबर में आता है 5। ये मैंने बाइनरी में शेयर की थी आपसे बातें। तो मान लेते हैं ये 5 का बाइनरी नंबर आ गया 0101, ये बाइनरी नंबर है। इसको हर एक आदमी तो नहीं समझ सकता, वापस इसको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहोगे फिर आप लोग, इसकी उल्टी हो जाएगी, उसको क्या कहोगे आप लोग, डिकोडिंग कहने वाले हो, डिकोडिंग की प्रक्रिया। और जो ये काम करता है उस सर्किट को आप लोग क्या कहने वाले हो, उसी सर्किट को आप लोग जो है वो डिकोडर कहने वाले हो। बेटा डिकोडर का प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। ये बात पल्ले पड़ गई तो समझ आ गई तो मुझे बता दो कि हाँ सर ये बात मुझे समझ में आ चुकी है, इजीली समझ में आ गई है। अगली बात पे पहुंचते हैं हम लोग। अब अगली बात पे हम पहुंचे हैं तो सर आप मुझे पहले बताओ तो सही ना, इनपुट कहते किसे कहें, मतलब इनपुट का भी कोई डेफिनेशन है क्या, जो बैंक एग्जाम में आप बात कर रहे थे आया था सवाल, तो सुनो वो क्या था आपका। इनपुट दो चीजों से बनती है, यूं समझिएगा इनपुट के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसको हम लोग कहा करते हैं रो डेटा, ठीक है ना, रो डेटा कहा करते हैं, या इसे कई जगह पे रो फैक्ट्स भी लिखा होता है, ठीक है ना, इसे रो डेटा या रो फैक्ट्स लिखा होता है। अगर आप इसे हिंदी में पूछते हैं मुझसे तो क्या होगा, कच्चे आंकड़े इसको आप लोग पुकारने वाले हो, ठीक है ना, कच्चे आंकड़े। और इसका दूसरा जो पार्ट होता है ना बेटा, वो कहलाता है आपका इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश कहलाते हैं, आपका निर्देश दूसरा पार्ट होगा इसका। क्या बात लिख दी सर आपने, मुझे तो समझ ही नहीं आई। अभी समझाता हूं, क्लियर करता हूं। इनपुट में दो चीज, एक रो डेटा है, एक इंस्ट्रक्शन है आपका। अब गुरुजी रो डेटा किसे कहते हो, मैंने एग्जांपल से आपके व्हाइट बोर्ड पे यहां पे मैंने लिख दिया बेटा 5 लिख दिया, ठीक है ना, अकेला 5 लिख दिया। अब इस अकेले 5 का मतलब क्या है, मुझे बताओ आप, अकेले 5 का क्या मीनिंग निकलता है, कोई मीनिंग ही नहीं है। आप कहोगे सर 5 ना, 5 मेरे पास में ग्लास पड़ी है, मैं कहूंगा मेरे पास तो 5 किताब पड़ी है। आप कहोगे मेरे मेरे घर में 5 कार खड़ी है, मैं कहूंगा मेरे घर में तो 5 भैंस खड़ी है, ठीक है। आप कहोगे सर मेरे घर में ना 5 करोड़ रुपए है, मैं कहूंगा मेरे घर में 5 अरब रुपए हैं। यहाँ रुपए वाले में ज्यादा ले गया मैं, ठीक है। खैर वट एवर जो भी बात है, अब यहाँ 5 5 5 की बात करते हो, लाख मीनिंग निकल जाएंगे। और हिसाब से देखा जाए तो इस 5 अकेले का कोई मतलब ही नहीं है। अल्फाबेट लिख दीजिएगा, ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब A4 आप कहोगे एप्पल, मैं कहूंगा आलू। आप कहोगे नहीं सर A4 आकाश, मैं कहूंगा ना ना A4 आकांक्षा भी हो सकता है, ठीक है। आप कहोगे A4 अरविंद कह लोगे आप लोग, मैं A4 अंशु भी कह सकता हूं, अंशु मलिक जो जीन से रिसेंटली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। वट एवर भाई, ए का मतलब तो लाख निकल जाएगा जी आपका। ऐसे ही होते हैं बेटा रो डेटा, रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स का मतलब इतना होता है आपका जिनका कोई मतलब ना हो, ठीक है ना, या जिनके बहुत सारे मतलब निकले। रो फैक्ट्स उसे ही कहा करते हो जिसका कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग ना हो, या जिससे कई सारे मीनिंग निकले, वो आपका रो फैक्ट्स होता है, ठीक है ना, मल्टीपल मीनिंग वाला होता है। अकेले 5 को आप इनपुट कभी नहीं कह सकते, अकेला रो डेटा को आप इनपुट नहीं कह सकते। इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब 5 प्लस में 1। ये 1 क्या है, 1 अगेन रो डेटा है, लेकिन प्लस क्या है डेटा, प्लस बेटा इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। अब बात समझ में आ गई कि 5 में 1 जोड़ दीजिएगा। मैंने आपको कहा 5, क्या 5 कोई मतलब नहीं, पर मैंने आपको कहा बेटा 5 गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। वाह गुरुजी आप डांगर तो नहीं हो, 1 गिलास पानी चाहिए, अरे नहीं मतलब एग्जांपल से बात, ठीक है ना, कि 5 गिलास पानी लेके आओ। ये बात समझ में आने वाली बात है बेटा, मेरे लिए 5 करोड़ रुपए लेके आओ, समझ में आने वाली बात है। गुरुजी पेड़ के थोड़ा ना लगते हैं तोड़ के ले आएंगे, मतलब बात आ गई समझने के लिए तो, ठीक है।
तो ये बात तो समझ में आ गई कि कभी भी रो डेटा अकेला है वो इनपुट नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप, ए प्लस बी पढ़ते हो, एक्स प्लस वाई पढ़ते हो, एक्स माइनस वाई पढ़ा करते हो, ऐसी चीजें पढ़ा करते हो ना आप अलजेब्रा वगैरह में, जिस भी चैप्टर में पढ़ो आप। मुद्दा ये है कि अकेला कभी भी आप इनपुट नहीं होता, इंस्ट्रक्शन मिला दोगे तो इनपुट हो जाएगा। लाइक जैसे कि ये एक इनपुट है आपका। अब कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनपुट, तो आपका आंसर रहना चाहिए रो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इनपुट, बस बात खत्म। या कई बार हो सकता है रो फैक्ट्स प्लस इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इनपुट। इस इनपुट को तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, इस करके क्या है एनकोडर सर्किट द्वारा एनकोडिंग प्रक्रिया होगा। ये सर्किट है, ये डिवाइस है, ये प्रक्रिया, इस प्रोसेस का नाम ये है। इसे बदला जाएगा सीपीयू को समझने लायक। सीपीयू का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग वगैरह नहीं जानते हो तो धीरे धीरे लेक्चर्स में जानने लग ही जाओगे। डिकोडर सर्किट है, डिकोडिंग प्रक्रिया द्वारा उसे बदल लिया जाएगा और फाइनली हमें जो है आउटपुट यहाँ पे 5 मिल जाएगी। बस मुद्दा इतना था। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी कंप्यूटर दुनिया का, यही चीजें समझनी पड़ती है हमें, ठीक है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जो भी आपको करना है। उसके बाद में हम समझते हैं कंप्यूटर पूरा शब्द जो है उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। COMPUTER के बारे में अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ही। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप मुझे तुरंत बता सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो मुझे आप। जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया है अभी, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, हम एक ग्रुप बना लेंगे बॉयज गर्ल्स का अलग अलग, ताकि आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीवे, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर, पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारा पूरा कंप्यूटर आप लोगों के आगे यहां पे लिखते हैं COMPUTER, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, कंप्यूटर है ना, यही हुआ। सर कंप्यूटर में सी का मतलब क्या होता है, जग जाहिर बात है, क्या बात होती है जी, कॉमन। ओ का मतलब क्या होता है सर, ओ का मतलब होता है OPERATIVE, कॉमन ऑपरेटिव। बहुत जगह ऑपरेटिंग भी लिखा होता है, सही तरीके से लगा के चलें तो ऑपरेटिव भी होता है, कार्य करने वाली कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। एम का मतलब क्या हुआ सर, जग जाहिर सी बात है, क्या होता है, एम मशीन होती है जी, तो MACHINE, मशीन हो गया जी। पी का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर काम पे काम करना, ठीक है ना। तो पी का मतलब क्या हो गया आपका, पर्टिकुलरली, ठीक है ना, पर्टिकुलरली किसी एक काम पे काम करना। यू का मतलब क्या होता है सर, यूज्ड फॉर, क्या होता है सर, यूज्ड फॉर, ठीक है ना। किस लिए यूज किया जाता है, फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो TECHINA, टेक्निकल, ठीक है ना। उसके बाद में एजुकेशन, साफ लिखो पूरा नाम, ठीक है। किसके लिए आता है जी, टेक्निकल एंड एजुकेशन, एजुकेशन। और आर का मतलब क्या होता है, अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए, बात खत्म। ये तो बहुत बेसिक बात बताई है मैंने, कोई नई बात नहीं बताई, आप लोगों को शायद पता भी होगी ये बात। कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है भाई। अब इनका हिंदी में मतलब बताओ, गुरुजी मैं तो हिंदी में हूं, कोई बात नहीं यार, हिंदी में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो सामान्यता होता है, जो चीज सामान्य होती है, ठीक है ना। तो ये भाई बात का आपका जो है ना सामान्यता आ गया, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक। ऑपरेटिव का मतलब कार्य करने वाली, ठीक है ना, कार्य करने वाली, ठीक है ना, ऑपरेटिव कार्य करने वाली। मशीन का मतलब तो जी यंत्र ही हो गया आपका, या कोई मशीन ही कह सकते हो आप लोग, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई विशेष रूप से, ठीक है जी। कोई भी आपका काम जो होता है जो एक ही काम तरीके से हो, जिसको आप कहते हो विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से। यूज फॉर मतलब काम में आने वाली, ठीक है ना, काम में आने वाली, काम में आने वाली। और टेक्निकल का मतलब क्या होता है, तकनीकी होता है अभी, ठीक है, तो तकनीकी। और एजुकेशनल का मतलब क्या होता है, एजुकेशन एजुकेशन ही होती है, हिंदी में से क्या कहोगे आप लोग, शैक्षणिक कहने वाले हो। और रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान होता है, ठीक है ना,
मतलब कोई भी अनुसंधान की बात करते हो, कोई रिसर्च करते हो आप लोग, ठीक है ना, अनुसंधान कहिएगा, या कोई भी आप जो है ना किसी चीज की खोज करते हो, डिस्कवरी करते हो वहां पे। तो विशेष रूप से आपका जो है ना इनके मतलब यही बना आपका कंप्यूटर का, इसका मतलब ये बना कि कंप्यूटर सामान्यतः प्रयोग में आने वाली मशीन है, ठीक है ना, जो विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में काम आती है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सामान्यतः, मैं लिख देता हूं ये बात भी, चलो, कंप्यूटर आमतौर, सामान्यतः मतलब आमतौर पर काम आने वाली मशीन है जो विशेष रूप से विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान कार्य में प्रयोग ली जाती है। लो जी, ये आपके लिए डेफिनेशन बनी, मतलब आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो आपके आगे डेफिनेशन भी है, आप इन्हें लिख सकते हो। बस ये बेसिक बात है, ये कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर सामान्यतः वो मशीन है जो प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना, काम आने वाली मशीन है, किसके लिए, विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए। लिख लिया होगा, चलो जी। अब अगली बात आती है गुरुजी, मुझे बताना है कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। कंप्यूटर के फायदे बहुत गजब के फायदे हैं जी। कंप्यूटर का ही तो फायदा है जिस वजह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो अब, ठीक है ना, आराम से बैठे देख रहे हो, कंप्यूटर से तो देख रहे हो। मोबाइल आपके हाथ में है तो कंप्यूटर ही तो है, और ये क्या मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में किस प्रकार का कंप्यूटर आप लोग यूज कर रहे हो। मतलब सबसे पहले आप लोगों को बतानी है इसकी विशेषता, नुकसान भी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन विशेषता भी इसकी बता देते हैं हम लोग, ठीक है। ADVANTAGES, एडवांटेजेस, ठीक है जी, यानी कि लाभ। लो जी, लाभ, एडवांटेज की बात करते हो यानी कि लाभों की बात करते हो, बहुत सारे लाभ है, बारी बारी लिख देता हूं एक बार फिर आपको समझाता हूं। एक लाभ इसका है बेटा स्पीड का, एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्पीड बोले तो गति। दूसरा इसका लाभ क्या है सर, दूसरा इसका लाभ है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ सर, ऑटोमेटिक का मतलब है स्वतः, स्वतः। और क्या लाभ हो सकता है सर इसका, और इसका लाभ है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या परिशुद्धता, शुद्धता या परिशुद्धता, ये एक्यूरेसी है। और क्या लाभ है सर इसका कंप्यूटर का, और भी लाभ है, और है जी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब है मित्रता पूर्वक व्यवहार, मित्रता पूर्वक व्यवहार, मतलब एक जैसा इंसान के साथ में बढ़िया तरीके से रह सकता है ये, ठीक है। दिख रहा है क्या ये, अरे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यूजर फ्रेंडली हो गया आपका, ठीक है। और क्या जी, और है मल्टी फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल मतलब बहुरूपी, बहुरूपी है ये, ठीक है ना। मतलब इसको वर्सेटाइलिटी ज्यादा है, एक साथ कई काम करने वाला, बताता हूं अभी। और क्या काम है जी, और क्या लाभ है, और लाभ मेमोरी और स्टोरेज का है। एक बार इनको समझा देता हूं पांचों को, फिर दोबारा लिख देंगे मिटा के, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले गुरुजी समझाओ स्पीड के बारे में। क्वेश्चन कलर के एग्जाम में यहां से पूछा भी गया था। आपको लग रहा नहीं कि तो बहुत बेसिक चल रहा है, नहीं है बेसिक नहीं है, बहुत बेसिक में से भी सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में। स्पीड, देखो स्पीड गति की बात करते हैं तो गति मापने की इकाई आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, गति मापने की इकाई, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, मापने की इकाई, ठीक है। गति मापने की इकाई का मतलब है आपका कि स्पीड का यूनिट आपसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है बेटा गीगा हर्ट्ज में। बोलो जिसको याद आ गए ये क्वेश्चन तो कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था, वीडियो को लाइक भी करके बता दो आप लोग, ठीक है जी। मुद्दा यही था आपका कि ये जो स्पीड है, स्पीड मापने की यूनिट जो है वो गीगा हर्ट्ज है। क्वेश्चन यही आया था कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, आंसर था गीगा हर्ट्ज आपका। गीगा हर्ट्ज बहुत ज्यादा स्पीड है, यूं समझिएगा कि गणना करना
एक सेकंड में लगभग करोड़ों गणना हो जाना। मैं आपको एक्यूरेट बताऊं तो कितनी आपकी 10 की पावर 9 गणना, 10 की पावर 9 जो है ना वो गणना कर दी जाती है पर सेकंड में, ठीक है ना। मतलब 10 पावर 9 जो है होती है, इतनी कैलकुलेटिंग हो जाती है एक सेकंड के अंदर। ये बेसिक है। और एक मजे की बात सुन के आपको और हैरानी होगी कि आज के कंप्यूटर जो है ना वो किस पे काम कर रहे हैं। आज के कंप्यूटर यानी कि हमारे नावे डेज जो है ना, आजकल के कंप्यूटर वो कितने पे काम कर रहे हैं, 3 गीगा हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। आप सोच के देखो, 3 गीगा हर्ट्ज मतलब कुछ है कि पल लगते होंगे, कुछ है कि क्षण लगते होंगे, उसमें करोड़ों अरबों गणनाएं हो जाती है, ठीक है ना। मतलब एक सेकंड में 3 गीगा हर्ट्ज की आपकी काउंटिंग स्पीड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसी सेक्शन से आया था। आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं एक भी सवाल, मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स बन पाए, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आप बात करते हो ऑटोमेटिक की यानी कि स्वतः की। अब आप मन में ये कहोगे गुरुजी कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैसे होता है, इसको चलाने के लिए तो एक इंसान की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल से मैं हूं तो मुझे चलाने के लिए मैं हूं, मेरे पास में कंप्यूटर हुआ, मेरे कंप्यूटर को चलाने के लिए तो मेरी जरूरत है ना। आपका मोबाइल है, उसको चलाने के लिए आपकी जरूरत है ना। बिना आप उसको यूज करें तो वो कैसे चल जाएगा। फिर भी कंप्यूटर ऑटोमेटिक है तो हाउ, कैसे है, देखिएगा। मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा प्रिंटर का, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया किसका, प्रिंटर का। और एक प्रिंटर के अंदर आप लोगों ने कमांड दे दी क्या कि 500 पेज प्रिंट करने हैं, ठीक है ना। 500 पेजों को प्रिंट करना है, ठीक है। आपने कमांड दे दी, कहती कॉपी करनी है कितनी, 500। और एक बार जैसे क्लिक किया तो क्या बार बार आप कंप्यूटर के पास जाओगे, अब बिल्कुल नहीं जाओगे। एक बार कमांड दे दी, ठीक है भाई चल रहा है, टक 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 कॉपी 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 निकलती रहती है। भाई यही तो होता है ऑटोमेटिक काम, अपने आप तो काम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। अब आपने इस कंप्यूटर की वीडियो को चला के छोड़ दिया, ठीक है। अब आप आराम से निश्चित होकर देख रहे हैं। हो सकता है आप सोए हुए देख रहे हैं, हो सकता है आप बस में बैठे चलते फिरते कहीं पे भी देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप इस कंप्यूटर की वीडियो को चालू करके छोड़ दिया, बार बार थोड़ा ना चलाना है, कोई हैंडल मार के थोड़ा ना चलाना है इसको। बस चल रही है, चलते रहने देना है इसको, कौन सा बंद करना है। ऑटोमेटिक यही होता है, स्वतः। तो यहां ये काम इस करके इस कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कहते हैं। ये भी एक कंप्यूटर का फायदा है। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, काम ऑटोमेटिक कर लेता है, ये फायदे गिनाए जा रहे हैं इसके, ठीक है ना। और क्या फायदा है सर, एक्यूरेसी का एक बहुत फायदा है। एक्यूरेसी को आप बोलते हो शुद्धता बोला करते हो। और ये शुद्धता का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात आपको मैं बताता हूं कि कंप्यूटर जो होता है उसका बेटा एक्यूरेसी होती है 100% होती है। 100% एक्यूरेसी का मतलब है कि इसको कभी भी गलत, इसमें कोई चांस ही नहीं होने का। परंतु कंप्यूटर एक सिद्धांत पे काम करता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है ना। कंप्यूटर एक सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर सिद्धांत पे काम करता है। कंप्यूटर के सिद्धांत का मतलब क्या है, कौन सा सिद्धांत पे काम करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर काम करता है GIGO, ठीक है। GIGO इस सिद्धांत पे या इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा कंप्यूटर। सर GIGO का मतलब क्या है, GIGO का मतलब है GARBAZE, गार्बेज इन, और GARBAZE गार्बेज, और OUT आउट, बात खत्म। मतलब GIGO ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो आप सोच रहे होंगे कि बेसिक, ये बेसिक से भी परे की चीजें हैं। इनमें से सवाल आता है, एक क्वेश्चन ये ऑलरेडी आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये ऑलरेडी आया हुआ है आपका। क्या क्वेश्चन था कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल, कंप्यूटर किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो कंप्यूटर प्रिंसिपल है GIGO, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्यूरेसी उसकी 100% है, पर सिद्धांत ये होना चाहिए। मतलब अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा पाओगे, ठीक है ना। अच्छी चीज डालोगे तो अच्छी चीज पाओगे। अगर मैं आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा तो आप एग्जाम में मार्क्स लेके आओगे, अगर आपको मैं बढ़िया से नहीं पढ़ाऊंगा तो आप एग्जाम में मार्क्स नहीं लेके आओगे। जैसा इनपुट मैंने आपको दिया वैसा आप आउटपुट देने वाले हो, बस बात ही खत्म आती है। तो इसी वजह से कंप्यूटर का सिद्धांत है, आप कंप्यूटर में कुछ गलत एंटर करोगे तो आपको गलत ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट एक प्रिंसिपल है, याद रखना। एक्यूरेसी इस पे होती है आपकी, ठीक है। यूजर फ्रेंडली की अगर आप बात करते हो तो यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कैसे होता है सर, यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बैठे बैठे आपको मतलब तंग करने लग जाए, बैठे बैठे आपकी छुट्टी काट ली, ठीक है ना, ऐसे छुट्टी काट ली। आपका मोबाइल है, बैठे बैठे आपको थप्पड़ मार दिया मुंह पे, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला। एक अच्छा दोस्त है आपका, आप जब चाहें, आप आधी रात को उठे, आप 3 बजे उठे, आप 6 बजे उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेगुलर तरीके से जो है आपका पढ़ा जा रहा, करा जा रहा है काम। अभी एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, रात का क्या टाइम हुआ है, 2:11 हुए हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 2:11 हुए हैं अभी फिलहाल के लिए। और
अभी कंप्यूटर मेरे को ये तो मना तो नहीं कर रहा ना कि सर ये वीडियो क्यों बना रहे हो, ठीक है भाई, क्यों रात को सोने दे मेरे को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है, यूजर फ्रेंडली है, जैसा आप चाहोगे वैसा काम करता रहेगा, आपके अनुरूप काम करता है ये, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा काम है, जहां जिस फील्ड में आप इसका यूज लेना चाहते हो, मैं इसका एजुकेशनल फील्ड में ले रहा हूँ, कोई इसका मान लेते हैं किसी माइनिंग शॉप में ले, कहीं पे भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी दुकान पे भी है, जहां मर्जी इसका यूज लेना चाहते हो, सर्वे वगैरह करने में आपका बड़ा मदद करता है। देखो आप पहले जो है जनसंख्या वगैरह के आंकड़े करवाते थे, तो घर घर जाके सर्वे करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें, आजकल सर्वे ज्यादा करने की टेंशन है नहीं, कंप्यूटर पे ही है, सबके पास में एक फॉर्म आ जाता है, आप उसमें सर्वे में फॉर्म फिल कर दो, हो गया बस, बात खत्म आपका, ठीक है। जैसे पोल्स आप होते हैं ना, पोल पे आप नंबर बता देते हो परसेंटेज वगैरह का, वही होता है यूजर फ्रेंडली आपका। मल्टी फंक्शनल, गजब की बात है, एक साथ कई काम करना ही मल्टी फंक्शन है, जिसको आप लोग बहुरूपी कहते हो, मल्टी फंक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक साथ कई काम का, आपके अपने कंप्यूटर में आपने एक तो चला रखा है वीएलसी प्लेयर, यानी कि आप लोग जो है गाने तो सुन रहे ही रहे हो, ठीक है ना, आपके मतलब कंप्यूटर में गाना चल ही रहा है कि तेरी कोठी में बनवा दूं चंडीगढ़ शहर में छोरी, गाना तो चल रहा है आपका, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। साथ के साथ आप लोग पीपीटी भी बना रहे हो, ठीक है ना, पीपीटी, ये मैं अक्सर करता हूँ, गाना वो नहीं होता चंडीगढ़ शहर वाला, कुछ गाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीपीटी भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। साथ के साथ कुछ और भी काम हो सकता है, कंप्यूटर एक तीसरा काम मान लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन चल रहा है आपका, वो सॉफ्टवेयर हो रहा है आपका। कहने का मतलब ये है आपका कि कंप्यूटर मल्टी फंक्शन, एक साथ कई काम, कई कैलकुलेटिव चीजें जो है वो कर सकता है। इस बात को आप लोग जो है वो यहाँ से याद कर लीजिएगा, एक समय में एक से ज्यादा काम करना मल्टी फंक्शन कहलाता है आपका, ठीक है ना। एक समय में एक, ये डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो आपको समझ में आ जाएगी, मल्टी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक समय में एक से ज्यादा काम करना, एक से ज्यादा कार्य करना, एक समय में एक से ज्यादा कार्य करना ही क्या कहलाता है आपका, मल्टी फंक्शन कहलाता है डियर। समझ में आ गई होगी आपको बात, अच्छी बात है, इनको आप कॉपी पे नोट करो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी पे नोट करो, जैसा भी आपको उचित लगे वो करिएगा, नोट्स आपके प्रॉपर बन जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे, मेमोरी और स्टोरेज की भी बात आपको समझाता हूं कि क्या होता है, ठीक है, लिख लिया होगा, चलो जी, अब मिटाते हैं इन्हें। ठीक है जी, अब दो बात और है हमारे आगे, दो बात में क्या है जी, एक तो हमारा है यहाँ पे मेमोरी का पार्ट है, ये एडवांटेज है कंप्यूटर की, ठीक है ना, एडवांटेज, कौन से नंबर की थी, 5 उधर होगी तो 6 नंबर की आपकी होगी, MEMORY, मेमोरी, ठीक है जी, कंप्यूटर की मेमोरी हुई। और इसके कंपैरिजन में एक और भी होता है, उसको आप कहते हो 7 नंबर पे STORAGE, ठीक है जी, स्टोरेज कहते हो। एक आपकी मेमोरी है और एक आपका जो है वो स्टोरेज है, मेमोरी और स्टोरेज। स्टोरेज का आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो भंडारण, ठीक है ना, भंडारण, नहीं गलत लिखा है मैंने, भंडारण, ठीक है, मेरी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्मृति कहते हैं, स्मृति कहते हैं हम लोग, ठीक है जी, ठीक है सर। अब बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, मतलब जब भी पेपर में आता है या बहुत जगह आता है कि मेमोरी स्टोरेज, ठीक ठाक सा ही लगता है, एक जैसा ही लगता है, ऐसा नहीं है, दोनों में दिन रात का फर्क है, कंप्यूटर की भाषा में लेके चलें तो, पहली बात। दूसरी बात है, वैसे तो इस मेमोरी का टॉपिक ही एक अलग से पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बड़े ही विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको मैं, मतलब यूं समझो कि अगर HSSC का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेमोरी, सॉफ्टवेयर, पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, इनको तो बहुत ज्यादा डिटेल से कर लेना आप लोग, बहुत काम किया आपके लिए, ठीक है, सभी आपको मैं इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल ना लेना आप लोग। तो मेमोरी की बात करें हम लोग, मेमोरी क्या होती है, इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो एक आपका वो पार्ट है तो डेटा को प्रोसेस करने से पहले, लिख लेता हूं मैं आपको फिर समझाता हूं, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या बाद में, डेटा को प्रोसेस करने से पहले या बाद में अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्टोर करना, ठीक है ना, अस्थायी रूप से स्टोर करना,
बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग, बिफोर या आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने से पहले या प्रोसेस करने के बाद में डेटा स्टोर एज ए टेम्परेरी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी। चाहे डेटा को आप लोग प्रोसेस करो, चाहे प्रोसेस करने के बाद की बात करो, तो आपका डेटा को टेम्परेरी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर कर देना, वो आपकी मेमोरी रहेगी। लेकिन स्टोरेज क्या होता है सर? स्टोरेज आफ्टर द प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, स्थायी रूप से स्टोर करना आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा स्टोर्ड एज ए परमानेंट फॉर्म। यही आपका स्टोरेज का हो जाएगा, बस बात खत्म। ये परमानेंट फॉर्म में स्टोर होता है, टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर होता है। ये इन दोनों में बहुत बड़ा बड़ा फर्क है आपका। अब आप सुनो, बहुत ही कम शब्दों में इन दोनों का अंतर समझ लो आप लोग। कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, सुन तो रखी होगी ना, नहीं सुन रखी तो मैं आपको सुनाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी सुन रखी है तो मैं बता देता हूं आपको। कंप्यूटर के अंदर एक रैम कभी आप लोगों ने सुना होगा, रोम कभी आपने सुना होगा, ये प्राइमरी मेमोरी है। और आपने हार्ड डिस्क तो पक्का सुना ही होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव सुना होगा, सीडी डीवीडी सुनी होगी। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज आने वाला वर्ड होता है मेमोरी, और कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज आने वाला वर्ड होता है आपका स्टोरेज। जब भी आप कोई डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, क्या मतलब है सर इसका प्रोसेसिंग कर रहे होते हो? मैंने अभी कहा कि 2+3, अभी एग्जांपल लिया था ना मैंने, 2 में 3 जोड़ दो। ये डेटा मैंने दिया था किसको? सीपीयू को। जब ये डेटा प्रोसेस हो रहा था, जब ये डेटा प्रोसेस हो रहा था, तब टेम्परेरी रूप से कहीं तो 2 स्टोर हुआ होगा, फिर उसमें प्लस आया होगा, फिर उसमें 3 जुड़ा होगा। ये जब काम हो रहा था, ड्यूरिंग प्रोसेस जब काम हो रहा था, ड्यूरिंग प्रोसेस विच मेमोरी इज यूज्ड इन आवर कंप्यूटर, दैट इज मेमोरी। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस जो यूज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्राइमरी मेमोरी कह दो, या उसको आप मेमोरी वर्ड दे दो। ड्यूरिंग प्रोसेस में ये यूज होती है, या प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग के थोड़ा सा बाद जो टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट कुछ नहीं होता है, क्योंकि रैम में जब तक लाइट रहती है तब तक डेटा रहता है, लाइट जाती है डेटा चला जाता है। ये बात मेमोरी में समझा दूंगा। ये क्या होता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी आपकी, मतलब 2 में 3 आपने जोड़ दिया और प्रोसेस होके आपके पास में डेटा आ गया 5, देन आप जो है इसे परमानेंट रूप से स्टोर करने वाले हो कहां पे? अपनी हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। कोई भी आपका ऐसे प्रोसेस हो गया तो आप इसे प्रोग्राम को सेव कर दोगे। कहां पे सेव करने वाले हो? अपनी हार्ड डिस्क की किसी भी ड्राइव में जाके सेव कर दोगे। बस इतनी सी साधारण सी बात है कि स्टोरेज और मेमोरी में कभी भी क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस याद करना। स्टोरेज यूज होता है सेकेंडरी मेमोरी के लिए, और ये आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। यहां पे आपको इतना याद रखना, प्रोसेस होने के बाद में डेटा कहां स्टोर होता है? स्टोरेज में। प्रोसेस होने से पहले, प्रोसेस होने के बाद में, प्रोसेस होने से पहले कहां होता है? मेमोरी में। या टेम्परेरी फॉर्म में डेटा कहां स्टोर होता है? तो आपका मेमोरी में। परमानेंट फॉर्म में कहां डेटा स्टोर होता है? स्टोरेज में। आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग प्रोसेस, जब प्रोसेस चल रही होती है, तब डेटा, प्रोसेस चल रही होती है, बता दिया आपको मैंने क्या होता है, ये कहां पे होगा? फिर मेमोरी में। मेरी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो आप लोग जो है अभी के अभी थंब प्रेस करके भी बता सकते हो मुझे, मैं देख लूंगा, और बाद में आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है डियर, समझ में आ गया आपको ये बात? चलो जी, एक फायदा और भी है वैसे कंप्यूटर का, है ना। जगह है क्या यहाँ पे लिखने के लिए? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक फायदा और भी है, एक फायदा और भी है, मतलब बेनिफिट है कंप्यूटर का। क्या? कंप्यूटर थकता नहीं है। इसको आप लोग क्या कहते हो? डेलिजेंस कहा करते हो कंप्यूटर को, ठीक है ना। DIIIGENCE, ठीक है ना। CEANCE होता है शायद, DIIIGENCE, ठीक है ना।
एक बार स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है थोड़ा मोटा ऊपर नीचे चला गया हो, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा इतना तो, ठीक है। ENCE होता है शायद, ठीक है चलो। और इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है क्षमता या एक प्रकार की उसकी एफिशिएंसी, या कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है ना, थकता नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार की बात है। थकता नहीं है इसका मतलब क्या जी? कंप्यूटर को मैंने कहा, अब जैसे मेरा कंप्यूटर है ये, ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर को बंद किए हुए याद ही नहीं आता, ठीक है ना, चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। जब मैं काम नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, तब मैं इसको कंप्यूटर को स्लिप मोड पे छोड़ देता हूँ। मेरा लैपटॉप, मेरे पास में पीसी, मेरे दोनों लैपटॉप, मेरा पीसी, ये तीनों चीज मैंने कभी बंद करे नहीं देखी, ठीक है ना। क्यों बंद करूं? जब मेरा यूज बार बार कौन इसको ऑन करे ऑफ करे, चालू ही रहते हैं। स्लिप मोड पे लगा देता हूं जब मुझे यूज नहीं होता, अदरवाइज ये ऑन ही रहते हैं, रनिंग रहते हैं। लेकिन मुझे तो ये कभी नहीं कहते कि सुनील सर थक गए हैं, रुक जाओ, सांस लेने दो। मन ही मन में तो भले ही कहते रहे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वैसे बख्सूंगा नहीं मैं, ठीक है, चलते रहो भाई, चलते रहो, थकावट होती नहीं। मोबाइल को आप यूज कर रहे हो, लगे पड़े हो, चटिया रहे हो, चैट चैट पे करे जा रहे हो, ठीक है ना, इमोजी पे इमोजी भेजे जा रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपका? इंटेलिजेंस ही तो होता है, क्षमता ही तो होती है, एफिशिएंसी तो। थकावट तो है ही नहीं। इंसान थक जाएगा काम करते करते 8 घंटे बाद में, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं कल करेंगे। कंप्यूटर ये कभी नहीं करेगा। तो ये एक इसका एक फायदा कह सकते हो आप लोग कंप्यूटर का, ये बेनिफिट कह सकते हो आप एक अपने कंप्यूटर का, ये बात ठीक है। चलो जी, अब फायदे तो बहुत गिना दिए सर आपने, अब नुकसान और बता दो। ये 8वां फायदा था आपका, ठीक है ना। अब नुकसान और बता दो जी। नुकसान भी है कंप्यूटर के अंदर, दो नुकसान है, और वही दोनों पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है ना। दो नुकसान है, और दोनों के दोनों पेपर में जो है पूछे जा सकते हैं कि ये भी कोई नुकसान हो सकते हैं क्या, ये भी कोई चीजें हैं। बीच में बता देता हूं, ये कंप्लीट कोर्स प्यारे बच्चों आपको स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करिएगा। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे जाइए, इस कोर्स को पूरा परचेज कर सकते हो आप लोग। ये इसका आज लास्ट डेमो है, इसके बाद में कोई डेमो नहीं होगा। नुकसान बता देता हूं आपको मैं, दो ही नुकसान है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज कहिएगा या आपके लाभ ना होने वाला। पहला नुकसान क्या है सर इसका? हैविंग नो IQ, ठीक है ना, नो IQ। जैसे आप अपने चैनल का नाम पढ़ रहे हो ना, स्टार IQ, इंटेलिजेंस क्यूसेंट, ठीक है, दिमाग जिसके अंदर तर्क शक्ति की बात करते हो, कंप्यूटर के पास वो नहीं होता भाई, ठीक है। दूसरा क्या है सर नुकसान इसका? नो फीलिंग, ठीक है जी, कोई फीलिंग नहीं होता, ठीक है ना, नो फीलिंग, ठीक है ना। फीलिंग आता भरा मेरा दिल, ठीक है, गाना तो सुना ही होगा आपने। तो एक तो नो IQ और एक नो फीलिंग, बस दो बड़े बड़े नुकसान है। IQ मतलब जी कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई तर्क तक की बात ही नहीं है आपकी। तर्क नहीं मतलब क्या जी? खुद का कोई दिमाग नहीं है इसके अंदर, कोई किसी प्रकार का। अपने आप कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, आपको ही करवाना पड़ता है सब कुछ। यही इसका एक नुकसान है। और आप चाहते हो कि मेरी जरूरत ना पड़े, अपने आप ये सारा काम हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है जी? बिल्कुल पॉसिबल है। जनरेशन पढ़ाऊंगा आपको, और उसमें मैं 5वीं जनरेशन पढ़ाऊंगा, जहां आजकल एक नई चीज आ चुकी है, और उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप लोग क्या कहते हो बताएंगे आप लोग? उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा करते हो, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की टेक्निक आ चुकी है आपके पास में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसान की तरह, मतलब जैसा इंसान काम करता है वैसा मशीन काम करे अपने आप, रोबोट्स काम करते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूं, एक क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। जापान की राजधानी में टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं अभी, और उस ओलंपिक की इस बार एक खास बात है। मैंने एक वीडियो बनाया था पर्टिकुलर स्टार IQ यूट्यूब पे, आपने देखा हो, ओलंपिक में हरियाणा करके टाइटल दिया था उसका। उसमें मैंने बताया था कि इस बार ओलंपिक में खास ये होगा कि जितने भी स्पेक्टेक्टर होंगे, जितने भी देखने वाले व्यक्ति होंगे, उनका स्वागत रोबोट करेंगे। रोबोट कहेंगे हेलो भैया, आओ बैठो बातें करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं, बता सकेंगे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है। अगला इवेंट कौन सा होगा, रोबोट बता देंगे। खाने का सामान कहाँ पे है, बता देंगे। कहाँ बैठना, बता देंगे। मेरा सीट नंबर ये है, मेरे को कहाँ जगह मिलेगी इस पूरे स्टेडियम में, वहां जाके बैठ जा, तेरी जगह ये है। ये सारा कुछ रोबोट बताएंगे। कितनी गजब की बात है सर। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अभी पूरी तरीके से तो, संपूर्ण तरीके से तो लागू नहीं हुई है। बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिनके अंदर रोबोट जो है ना एज ए वेटर काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। ड्राइवरलेस कार कंसेप्ट ब्रिटेन में जो है मंजूरी भी मिल गई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप दौड़ा सकते हो बिना ड्राइवर के, अपने आप गाड़ी चल रही है।
कंसेप्ट आ तो चुके हैं, पूरी दुनिया में पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। इंडिया में ड्राइवरलेस लागू करके देखो, दिखा आप लोग करके देखो, ड्राइवर के समेत ही गाड़ी भैया आप नहीं चला सकते, ठीक है ना। आप चला रहे हो, पीछे से कोई हॉर्न ना मारे पा पा, तो मतलब भैया मजा ही नहीं आता फिर तो बात ये अलग है, सिग्नल तोड़ के जाने का स्वाद ही अलग है भारत में, तो मुद्दा ही अलग है हमारा, क्या करें अब हम। तो ऐसा कंप्यूटर के पास दिमाग अभी तक नहीं है, धीरे धीरे हुआ जा रहा है। तो आप फिलहाल के लिए कमी गिना सकते हो कंप्यूटर की। फीलिंग नहीं है भाई साहब इसके पास। फीलिंग का मतलब क्या हुआ सर, मेरा कंप्यूटर है, मेरे पास काम कर रहा है, कोई बात नहीं है। आप आए रातों रात चुरा के ले गए कंप्यूटर, अब कंप्यूटर अगले दिन बताओ आपके पास काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये ऐसे थोड़ा ना कहेगा ना 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 मैं तो सुनील सर के पास ही जाऊंगा, रूस के बैठ जाएगा, नाराज हो जाएगा, मान जा जानू ना ना, इसको जानू सोना मोना बाबू जादू टोना इसको कुछ नहीं कहना पड़ता, ये बिल्कुल राजी तरीके से अपने आप काम करेगा। मोबाइल है, मेरे पास भी काम करेगा, तुम्हारे पास भी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि सुनील सर के पास जाऊंगा ना ना मैं तुम्हारे पास काम ही नहीं करूंगा। तो फीलिंग नहीं है आपके कंप्यूटर के पास में। तो दो बड़ी बड़ी कमियां हैं कंप्यूटर की आपकी, वो गिना दी है। तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है ना, इतना ही कर लेते हैं ये लेक्चर, ठीक है। उसके बाद में ये इंट्रोडक्शन इतना ही है आपका, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, फिर जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन या हिस्ट्री एक जैसी चीजें हैं, दोनों को एक साथ ही लेके पढ़ा दूंगा आपको मैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लेक्चर्स को आगे बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन इसके आगे के सारे लेक्चर्स आपको स्टार IQ एप्लीकेशन के माध्यम से ही मिलेंगे। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइएगा, और स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पे कोर्स लीजिएगा। कोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे आप इस नंबर पे 9468173029 यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कोर्स का लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी इजीली मिल जाएगा, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है। स्टार IQ ऐप का नाम है, ठीक है ना, स्टार IQ गूगल प्ले स्टोर पे ही है। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम, हर कुछ इसी नाम से। चलो भाई, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, हौसला बढ़ाना, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखना और एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर रखना। थैंक यू सो मच।